ये वीडियो देखने के बाद ना ही सिर्फ आप खुद समझ जाएंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी समझा पाएंगे कि आखिर क्या है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को। तो नाम से ही शुरू करते हैं। आयोग यानी कमीशन से आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का एक ऐसा समूह जिसको किसी स्पेशल काम या बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के लिए एक साथ लाया गया हो। और भारत में इस कमीशन यानी आयोग का गठन किया गया इलेक्शन यानी चुनाव जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो इसका नाम पड़ा चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। क्या इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए एक कमीशन का गठन करना पड़ गया? जी हाँ, अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। हम चाहते थे कि भारत के हर एक नागरिक को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिले। लेकिन इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या, ये कैसे मुमकिन था? तो हमने ये तरीका निकाला कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और जो भी कानून यानी लॉज बनाए जाएंगे उसमें भले ही हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन वो कानून उन्हीं लोगों द्वारा बनाए जाएंगे जिनको हमने चुना हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि जो हमें रिप्रेजेंट कर सके। और जब देश इतना बड़ा है तो ये काम एक लेवल पे तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को स्टेट लेवल पे चुनते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, और नेशनल लेवल पे हम पार्लियामेंट में चुनते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। देखो, सबसे अच्छा तो ये होता कि भारत का हर एक नागरिक खुद लेजिस्लेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता, यानी कि लॉ मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता। लेकिन देश इतना बड़ा है कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या रास्ता निकाला कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, लेजिस्लेशन का काम करेंगे। और ये भी एक लेवल पे पॉसिबल नहीं था, तो हम अपने लिए स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स को चुनते हैं और नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ताकि डेमोक्रेसी इंटैक्ट रह सके। लोग अपने द्वारा बनाए गए कानून को ही फॉलो करें या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाए गए कानून को ही फॉलो करें। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये लेजिस्लेशन का काम यानी लॉ मेकिंग का काम कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो ये प्रोसेस है, चुनाव का जो ये प्रोसेस है, वो जितना ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा, जितने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, डेमोक्रेसी उतनी ही इंटैक्ट रहेगी। तो इस वजह से जो ये इलेक्शन का प्रोसेस था, जो इलेक्शन का काम था, वो इतना ज़रूरी हो गया था कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन करना पड़ा। 1947 में आज़ाद होने के बाद 1951 में पहला चुनाव यानी कि फर्स्ट इलेक्शन होना था। अब कौन करवाएगा ये पूरा प्रोसेस फेयर तरीके से? तो उसके लिए 1950 में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। इसी कारण से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का क्या मतलब है? कोई भी बॉडी जिसको स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में मेंशन किया गया हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 324 और भाग 15वें पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है। चुनाव आयोग का काम है कि देश में चुनाव यानी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराना। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ये उनके हिसाब से काम नहीं करती है। अब चुनाव तो लेजिस्लेचर्स का ही करना है, तो इलेक्शन कमीशन अगर उनके हिसाब से काम करने लगे तो क्या ये फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करा पाएगी? तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया। अब आइए समझ लेते हैं कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 15वें भाग के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनके साथ कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना तो पक्का है, लेकिन उनके साथ कितने और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या नहीं होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। देखो, संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना तो तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी ऐड कर सकता है
या रिमूव कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो जब भी यहाँ मैं बोलूँ कि प्रेसिडेंट ये कर रहे हैं तो ज़्यादातर उसका मतलब यही होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से उनको ये करना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो पहली बात ये कही गई कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनके साथ कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट चाहे तो टाइम टू टाइम पे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन में जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अब देखो, संविधान का आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, एक या एक से ज्यादा, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह एक्ट करने लगेंगे। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट जो हैं वो कुछ रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। इलेक्शन कमिश्नर्स के कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस को प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करेंगे। अब ये तो हो गई किताबी बातें कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, कितने मेंबर्स को ऐड किया गया, क्या जर्नी रही, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। जर्नी समझने से पहले एक और बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो है इलेक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक तो लोकसभा इलेक्शन होता है, एक राज्यसभा इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी इलेक्शंस होते हैं लोअर लेवल पे। तो देखिए, हमारे देश में दो इलेक्शन कमीशंस हैं, एक नेशनल इलेक्शन कमीशन जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो जो ये नेशनल इलेक्शन कमीशन जिसे हम नॉर्मली इलेक्शन कमीशन कहते हैं वो किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? तो वो कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन। और जो ये दूसरा इलेक्शन कमीशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर वो किस लिए है? वो कौन सा चुनाव कंडक्ट करवाता है, कौन सा इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? तो जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उनका जो चुनाव है उनमें जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हम बात कर रहे थे नेशनल इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन की, जो कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस। तो हमने अब तक ये बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में क्या क्या लिखा हुआ है कि कैसा होना चाहिए हमारा चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ, क्या जर्नी रही इलेक्शन कमीशन की, कितने मेंबर्स की ये बॉडी है असल में, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है कि जो ये इलेक्शन कमीशन है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा प्रेसिडेंट चाहे तो वो कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। अब 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक तो ये सिंगल मेंबर बॉडी रहा, उसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने अपने पावर का यूज करते हुए दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और ये इलेक्शन कमीशन जो कि सिंगल मेंबर बॉडी थी वो अब 3 लोगों का कमीशन बन गया और वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को जोड़ा गया। अब ऐसा क्यों किया गया? तो असल में 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में जो एनफोर्स हुआ 1989 में। तो इसमें क्या किया गया था कि जो वोटिंग एज है, वोट डालने का जो मिनिमम एज है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल तक कर दिया गया। पहले क्या था कि सिर्फ 21 या 21 से ज्यादा ईयर के जो लोग होंगे वही वोट दे सकते हैं, लेकिन अब वोटिंग एज को घटा दिया गया तो अब 18 साल वाले लोग भी वोट दे सकते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वोट देने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई इस अमेंडमेंट के बाद। तो अब इतनी बड़ी संख्या में इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर के होने से काम नहीं चलने वाला था। अब चुनाव आयोग में कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड करने की जरूरत थी और इसी कारण 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। लेकिन जनवरी 1990 को क्या हुआ, 2 एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर्स को जो ऐड किया गया था उनको फिर से हटा दिया गया और अब फिर से पहले की तरह ही इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सिंगल मेंबर बॉडी बन गई जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन अक्टूबर 1993 में इलेक्शन कमीशन को फिर से एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब फिर से प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया और अब दोबारा इलेक्शन कमीशन 3 लोगों का आयोग बन गया, मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और उस दिन से लेकर के आज तक इलेक्शन कमीशन वैसे ही फंक्शन कर रहा है।
तो फाइनली अब कैसा दिखता है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का चेहरा हमारे भारत में? तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस कमीशन के चेयरमैन के रूप में एक्ट करते हैं और बाकी 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी पावर ज्यादा है और बाकियों की कम है, बिल्कुल भी नहीं। तीनों को इक्वल पावर दिया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि जब तीनों को इक्वल पावर है तो कुछ भी अगर डिसीजन लेना होता होगा तो ये कैसे लेते होंगे? ऐसा तो है नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा पावरफुल है, जो वो कहेंगे वही होगा। तो फिर यहाँ पे बात कैसे बनती है? तो असल में मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक बात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहमत नहीं है और बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर सहमत हैं, तो उस बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो वो नहीं मान रहे तो वो बात लागू नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। तीनों का पावर इक्वल है, मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। एक और बात, इन तीनों को ही इक्वल पावर्स के साथ साथ इक्वल सैलरी और अलावेंसेस भी दिए जाते हैं, जो कि सिमिलर है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सैलरी और अलावेंसेस दिए जाते हैं, सेम वही सैलरी और अलावेंसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी दिए जाते हैं। अब इनके ऑफिस का टेन्योर क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि इनके ऑफिस के टेन्योर को जो है प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं। तो ये 6 साल तक या 65 ईयर्स की एज तक, दोनों में से जो भी पहले आ जाए, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ये कभी भी रिजाइन दे सकते हैं और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराने का इम्पोर्टेंट काम करती है। तो हमने देखा कि इसी कारण से ये जो बॉडी है उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई और बॉडी जैसे कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इसको कंट्रोल करे। तो इसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए और इंटैक्ट रखने के लिए आर्टिकल 324 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है। देखो, ये तो हमें पता है कि इनके टर्म के एक्सपायरी के पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर इनको आसानी से हटाया जा सके तो फिर इंडिपेंडेंस इंटैक्ट नहीं रहेगा। फिर क्या होगा कि अपने हिसाब से इनको जब चाहे हटाया जाएगा और ये फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको एकदम कठिन बना दिया गया। कहा गया कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो ठीक उसी प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। देखो, जैसा कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है इनके टर्म की एक्सपायरी के पहले ही इनको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट किसके इशारे पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जब चाहे इनको रिमूव कर दे या रिमूवल का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो, तो फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इस आयोग का हेड है उसको डर लगा रहेगा कि भाई प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। इसी वजह से इनके इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखने के लिए संविधान में क्या बोला गया, आर्टिकल 324 ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करेंगे लेकिन रिमूव करना बड़ा मुश्किल होगा। इनको सिर्फ उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और 2 ही ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो देखा आपने कैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन रिमूवल का प्रोसेस इतना आसान नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है। और क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए? तो कहा गया कि द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट एक बार हो गया तो उनके सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया, अब जो है उनकी सैलरी को घटा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद कुछ भी उनके डिसएडवांटेज में नहीं किया जा सकता है रिगार्डिंग हिज सर्विस कंडीशंस। तो ये भी इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने में हेल्प करता है। एक और प्रोविजन क्या है जो इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है कि दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स जिनको अपॉइंट किया गया है उनको ऑफिस से बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के रिमूव नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना चाहे तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं।
इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्ट कर सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस तो दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं कहा गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टर्म क्या होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया। इलेक्शन कमिश्नर्स के कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस को प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके टर्म को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। रिटायरमेंट के बाद भी वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी को इन्फ्रिंज कर सकती है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट पावर्स और फंक्शंस को। पार्लियामेंट के डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज यानी कि चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को डिफाइन करने का पावर होता है। सभी एलिजिबल वोटर्स को ये रजिस्टर करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करते हैं और पेरियोडिकली रिवाइज भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल भी प्रोवाइड करती है और पॉलिटिकल पार्टीज को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेशनल और स्टेट पॉलिटी का स्टेटस भी प्रोवाइड करती है। ये भी देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को ठीक से फॉलो किया जाए। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये गाइडलाइंस होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को फॉलो करना होता है इलेक्शन के टाइम पे। जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन इसको खत्म किया जाता है। यानी कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होने से लेकर के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। अब इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करने रहते हैं, जैसे कि आपको कोई हेट स्पीच नहीं देना है, लोक लुभावन भाषण नहीं देना है। मतलब अब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया तो अब आपको लोगों से बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करने हैं कि हमें वोट दे दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे आपके लिए। गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज नहीं करना है। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बताए गए हैं जो इन्हें फॉलो करना होता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कुछ एडवाइजरी पावर्स भी होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी वो एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एडवाइजेस वो गवर्नर को भी दे सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है तो वो पॉल्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। इंडिया की पहली फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? उनका नाम है वी.एस. रमा देवी और ये पहली और अब तक की आखिरी थी क्योंकि इनके बाद से कोई भी फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक नहीं बनी है। वी.एस. रमा देवी फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के साथ साथ शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थी। इन्होंने सिर्फ 16 डेज के लिए ऑफिस को होल्ड किया था। अभी के टाइम पे करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार और अभी के टाइम पे बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम है सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी। अच्छा, श्री ज्ञानेश जोशी जी जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कौथे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।